अब देखिए ये हमारा न्यूमेंस प्रोजेक्शन जो है आपका कंप्लीट हो गया, कंफर्मेशन वाला पार्ट। इसके बाद आपका आता है एल्कीन्स। हमें मालूम है एल्कीन्स क्या होते हैं, जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसका मतलब वो क्या है, एल्कीन्स है। फॉर एन एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया गया है, डबल बॉन्ड। इसके अलावा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। तो इनको हम क्या कहते हैं, एल्कीन्स। जनरल फॉर्मूला आपको मालूम है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इनका, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं, कोई भी हमें एल्कीन दे रखा है तो हम ये पता कर सकते हैं कि इसके अंदर डबल बॉन्ड या पाया जाएगा या नहीं पाएगा। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा होता है, अगर ओवरलैपिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये ओवरलैपिंग से बना हुआ है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। और इसमें s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ये यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ ये सेकेंड लो, ये स्ट्रक्चर हमें शो कर रहा है कि यहाँ जो s ऑर्बिटल जो है वो क्या फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि यहाँ जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 कार्बन का। तो ये जो s ऑर्बिटल्स के जो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसके अलावा जो एक तो ये सिग्मा बॉन्ड हुई है, बाकी के ये हाइड्रोजन जनरेट हो गए यहाँ पर। और जो p ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग शो करते हैं, इनको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। यानी अगर कोई डबल बॉन्ड है तो वहां 1 सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 पाई बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखना है कि जब एल्कीन की अगर हम बात करेंगे तो एल्कीन में उनमें से जो 2 बॉन्ड्स हैं उनमें से 1 बॉन्ड क्या है, सिग्मा, और सेकंड बॉन्ड क्या है, पाई। ये आपको ध्यान रखना। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, क्लियर है। यहाँ इन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड।
क्लियर है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ तो हाइड्रोजन जुड़े होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आप फाइंड करिए, तो इसमें किस तरीके से करेंगे। देखिए, इस कार्बन एटम से 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड तो ये है और एक इसमें से मिलेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई, और पाई डबल बॉन्ड यही क्या केवल। तो यहाँ 1 सिग्मा हो गया, 1 पाई हो गया, तो यहाँ 1 कितना हो गया। क्लियर है। और देख लीजिए एग्जाम्पल। देखो इस कंपाउंड के अंदर ये इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन। सबसे पहले तो हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड तो ये है। इसके अलावा यहाँ जो डबल बॉन्ड है उसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है, 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए। दोबारा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जी। इसके अलावा एक सिंगल पाई में डबल बॉन्ड है तो 1। क्लियर है। और देखते हैं। देखिए ये कंपाउंड है वहां। तो यहाँ इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन अटैच है। नेक्स्ट वाला कार्बन देखते हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस वाले कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन अटैच है, इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन वाले और जो सिंगल बॉन्ड्स है उनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो सिंगल बॉन्ड है। इसके अलावा 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 15। और डबल बॉन्ड कितने, 1 और 2। तो यहाँ पाई बॉन्ड कितने आ जाएंगे, पाई कितने हो जाएंगे। एक चीज और हमें इसमें ध्यान रखनी है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। किससे बनते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा इलेक्ट्रॉन यानी पेयर है। इसी तरह पाई बॉन्ड की बात करें, पाई इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमें मान लो इस तरीके से एक लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया इस तरीके। अब हमें इसमें बताना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से बताएंगे। देखिए, इनके हर कॉर्नर पर एक कार्बन एटम होता है। इन कार्बन्स की वैलेंसीज होती हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। यानी जो हर कार्बन एटम है
उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। इस कार्बन एटम से ये वाला कार्बन एटम जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, यानी 1 वैलेंसी इज सेटिस्फाइड विद दिस कार्बन एटम एंड अदर 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन। अब यहाँ हाइड्रोजन शो नहीं किए गए हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जुड़े हुए। यहाँ देखते हैं इस कार्बन की 2 वैलेंसीज तो यहाँ सेटिस्फाइड है, 1 वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाइड है, और 1 वैलेंसी किसे सेटिस्फाई कर देंगे यहाँ, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? इसी तरह यहाँ देखते हैं इसकी 2 वैलेंसी तो यहाँ से सेटिस्फाइड है, 1 यहाँ सेटिस्फाइड है एंड 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 ही सेटिस्फाइड है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन आ गए। क्लियर है? अब यहाँ काउंट कर लेते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 डबल बॉन्ड वाला हो गया, तो 11 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड और 1 हो गया पाई बॉन्ड। इसके अलावा जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर भी 1 सिग्मा होगा एंड 2 पाई होंगे, 1 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा एंड 2 पाई बॉन्ड होंगे। जैसे ये एसिटिलीन है, तो यहाँ ये कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ तो ये 2 तो सिंगल बॉन्ड है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पर? 3 एंड टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए? तो आप इस तरीके से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को निकाल सकते हैं। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, जो कि लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से भी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, पूछ लेंगे इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो आप घबराइएगा मत। यहाँ पर इन पर कार्बन लगा दीजिए, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देना, तो आपका ये एल्कीन बन गया। तो इसमें 5 सिग्मा होते हैं एंड 1 पाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरली वो केवल आपको लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो आपका कंसेप्ट क्लियर है कौन सा सिग्मा बॉन्ड है कौन सा पाई बॉन्ड है, देन आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक कंपाउंड में बनाता हूं, आप लोग इसका नेमिंग कीजिएगा। इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताने, नेमिंग भी करना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आपको पता करना है कि इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे। नेक्स्ट आते हैं जितने भी जो एल्कीन्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। हमने पढ़ा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है टू टाइप की होती है, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है और एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो स्पेस में ओरिएंटेड होते हैं, जितने भी एटम्स हैं ज्यादातर स्पेस ओरिएंटेड होते हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर्स हैं, शेप्स हैं, वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास इसको हम कहते हैं 2 ब्यूटेन
क्या कहते हैं हम इसको, 2-ब्यूटीन। क्लियर है। अब इस 2-ब्यूटीन के जो हम स्ट्रक्चर, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये दोनों कार्बन जिनसे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर साइड में हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, और नीचे वाली साइड में क्या लगा दिया, CH3। ऊपर वाली साइड में क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, और नीचे वाली साइड में क्या लगा दिया, CH3। इस कंडीशन में ये जब दोनों साइड में सेम एटम्स या ग्रुप्स होते हैं, उस फॉर्म को हम कहते हैं सिस फॉर्म। एक बार और सुन लीजिए, जो डबल बॉन्ड है, जिन डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं, अगर दोनों साइड में, इस साइड में भी, इस साइड में भी, इस साइड के ग्रुप सेम होने चाहिए और इस साइड के ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम, उस कंडीशन में हम इसको कहते हैं सिस फॉर्म। क्लियर। और अगर ये दोनों साइड डिफरेंट होते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब है ये जो कंपाउंड है 2-ब्यूटीन, ये 2 टाइप्स के आइसोमर्स फॉर्म करता है, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। इसका कारण ये है कि ये जैसे सिंगल बॉन्ड था, कल हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड को हम क्या कर सकते थे, रोटेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड जो है हिंडर्ड कर देता है रोटेशन को। रोटेशन को क्या कर देता है, हिंडर्ड कर देता है, यानी रोटेट नहीं होने देता इधर वाले मॉलिक्यूल्स को। इन मॉलिक्यूल्स को क्या नहीं होने देता है, रोटेट नहीं होने देता है। तो ये स्ट्रक्चर अलग बन जाता है और ये स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ये दोनों क्या हुए, सिस और ट्रांसफॉर्म हुए। दोनों क्या हुए, सिस एंड ट्रांसफॉर्म। ये सिस फॉर्म कहलाता है अगर दोनों तरफ, इस तरफ भी सेम हो ग्रुप, इस तरफ भी सेम हो। यहाँ जो है दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। अब इनके कुछ पॉइंट्स भी हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो सिस फॉर्म होता है, ये ट्रांसफॉर्म की कंपैरिजन में पोलर होता है, जबकि ये कैसा होता है, नॉन। इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं हो, जबकि इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा, जी। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जी। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें, सॉलिड स्टेट में बात करें इनके, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करते हैं, हम लिख सकते हैं इन सॉलिड स्टेट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्म is more than cis form due to Beta-Smith. जो ट्रांसफॉर्म है, इसकी जो सिमेट्री है वो सिस फॉर्म से बेटर मानी जाती है। आपने शूज लाए होंगे कभी, तो शूज के डिब्बे में आपने देखा होगा एक शूज जो है सीधा रखा रहता है, एक शूज को उल्टे रखा रहता है। रखा रहता है नहीं रहता है, एक शूज तो सीधा होता है, एक शूज कैसा होता है, उल्टा रखा होता है। इसका मतलब है जो आगे पीछे रखा हुआ तब तो वो सही पैकिंग में हो रहा है, लेकिन जब उनको अगर हम सीधे डायरेक्शन में रख दें दोनों को, तो वो क्या होगा, गिर जाएंगे डिब्बे में।
तो वो जो सिमेट्री है, एक सीधा और एक उल्टा, वो जो है बेटर सिमेट्री मानी जाएगी। उसी बेसिस पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सिस फॉर्म। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना है, इन पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। पोलैरिटी ये जो है यहाँ पर दो, यहाँ पर है दो। जो सिस फॉर्म होता है, सिस फॉर्म में म्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। म्यू यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट को शो करता है। डाइपोल मूवमेंट हमें ये बताता है कि जो कंपाउंड है वो पोलैरिटी शो करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है इतना? अब देखो नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ इक्वेशन। ऑफ एल्कीन्स के मेथड ऑफ इक्वेशन।